हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के लेक्चर में हम रिवीजन करने वाले हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो सीए इंटर और सीए में इंटर टैक्सेशन में कवर है। ठीक है ना। हम ये लेक्चर को बहुत ही शॉर्ट रखेंगे और अपना पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का रिवीजन करेंगे इस वीडियो में। वीडियो बहुत शॉर्ट रहेगा। आप ये वीडियो देख लेने के बाद मैं आपको दावा कर सकता हूँ जो आप कॉन्सेप्ट आपका 100% क्लियर हो जाएगा और आप न्यूमेरिकल्स आपका सारा का सारा इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो में आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है इस रिवीजन प्रोसेस से। ठीक है ना। तो चलिए रिवीजन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये क्या है। सबसे पहले टैक्स में, डायरेक्ट टैक्स में अपना क्या होता है, इनकम 5 हेड होता है ना। उसमें से पहला इनकम हेड क्या होगा, पहला हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्या क्या और क्या हो सकता है, सैलरीज, पीजीपीपी, कैपिटल गेन्स और आईएफओएस। ठीक है। तो हम इस पार्ट ऑफ द रिवीजन में डिस्कस करेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी आप एक बार पहले समझो कॉन्सेप्ट बेसिस। हाउस प्रॉपर्टी पे हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, एक पर्सन का इनकम कैसे हाउस प्रॉपर्टी से हो सकता है, कैसे हो सकता है उसका रेंट, अगर वो रेंट पे दिया हुआ है, ठीक है, लेट आउट पे दिया हुआ है, ठीक है ना, तो उसका इनकम वैसे निकल सकता है। ठीक है। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टोटल सेक्शन 22 से लेकर 27 तक सेक्शन है। कोई भी एक्ट का पहला सेक्शन क्या बात करता है, चार्जेबिलिटी का। इसी तरह इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का पहला सेक्शन है सेक्शन नंबर 22 जो बात करता है बेसिस ऑफ चार्ज, जो चार्जेबिलिटी का बात करेगा। द एनुअल वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी, चार्जेबिलिटी में क्या क्या चीज कवर होगा मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ तो आपको मैं बेसिस ही करवाऊंगा। पहला रहेगा प्रॉपर्टी शुड कंसिस्ट ऑफ एनी बिल्डिंग्स और लैंड्स अपॉर्चुनेट देयर टू। प्रॉपर्टी में क्या क्या कवर होगा, बिल्डिंग्स होगा और बिल्डिंग्स के साथ जुड़ा हुआ लैंड अपॉर्चुनेट देयर टू, सिर्फ लैंड नहीं, बिल्डिंग्स के साथ लैंड जुड़ा होना चाहिए। ठीक है। वेकेंट लैंड नहीं होगा, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है वेकेंट लैंड इज हाउएवर टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और पीजीपीपी गेन्स। ठीक है। नंबर 2, एसएससी मस्ट बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। जो एसएससी है, जो टैक्स भरेगा, वो प्रॉपर्टी बिल्डिंग का ओनर होना चाहिए। ठीक है। द प्रॉपर्टी, अच्छा हाँ, इस ओनर में क्या क्या हो सकता है, डीम्ड ओनर भी हो सकता है, एक्चुअल ओनर भी हो सकता है, जो हम लोग आगे बेसिक में रिवीजन करेंगे। ठीक है। नंबर 3 क्या होगा, द प्रॉपर्टी मे बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस, वो कोई भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं उस प्रॉपर्टी को। नॉट बी यूज्ड बाय द ओनर फॉर द पर्पस ऑफ एनी बिजनेस, वो बिजनेस के लिए यूज नहीं करेगा, कौन, ओनर। अगर वो बिजनेस के लिए यूज करेगा तो वो कौन सा हेड में आएगा, पीजीबीपी हेड में आएगा, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। ठीक है। उसको किस चीज में, तो कौन सा यूज में लाना होगा, लेट आउट के लिए, रेंट के लिए। ठीक है। प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड का कॉन्सेप्ट क्या है, स्टॉक इन ट्रेड कॉन्सेप्ट आप बेसिकली एग्जांपल में आप रियल एस्टेट का एग्जांपल ले सकते हो। उसमें क्या करता है, रियल एस्टेट का जो ओनर है, मान के चलो आप वो बहुत सारा फ्लैट्स बना, ठीक है, तो बहुत सारा फ्लैट्स को वो क्या करता है, रेंट पे चला रहा है, तो उसको हम लोग स्टॉक इन ट्रेड बोल सकते हैं। देखो सेक्शन 23(1) बात करता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू, एनुअल वैल्यू ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी। ये कैसे निकलेगा, ध्यान से समझो। Annual value is the amount arrived after deducting the municipal taxes actually paid by the owner। मतलब एक्चुअली टैक्स एक्चुअली पेड करना चाहिए ओनर, क्या चीज, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। जो टैक्स है वो एक्चुअली पेड मतलब कैश बेसिस पे पे करेगा ओनर। ठीक है। स्टेप 1 कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे जीएवी मतलब ग्रॉस एनुअल वैल्यू। हर अपना जो इस चैप्टर का जो न्यूमेरिकल है वो हर चीज जीएवी पे ही कैलकुलेट होगा, मतलब ग्रॉस एनुअल वैल्यू पे। तो इसको आप बहुत ही अच्छे से समझो ये कॉन्सेप्ट को। इसमें सबसे पहले स्टेप क्या रहेगा जीएवी निकालने का, कंपेयर फेयर रेंट विथ म्युनिसिपल वैल्यू। अब फेयर रेंट क्या होता है, फेयर रेंट मतलब क्या फेयर रेंट होना चाहिए, किससे पूछेगा, वो पड़ोसी से पूछेगा। ठीक है। मतलब क्या फेयर रेंट होना चाहिए, म्युनिसिपल वैल्यू मतलब वो जो मान के चलो आपके केस में एग्जांपल, अगर आप कोलकाता में हो, कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या कोई भी म्युनिसिपल जो वैल्यू है, वो लोकल अथॉरिटी वो आपको वैल्यू डिफाइन कर रहा है जो इस पर्टिकुलर फ्लैट का, पर्टिकुलर बिल्डिंग का इतना भाड़ा होना चाहिए। ठीक है। उसको कंपेयर करेंगे फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू, विच एवर इज हायर, दोनों को चेक करेंगे कौन सबसे ज्यादा हाई होगा उसको लेंगे। लेकिन उसको फिर जो हाई आया उसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेट से। स्टैंडर्ड रेंट रेंट कंट्रोल एक्ट में कवर है, वो रेंट फिक्स कर दिया जाता है, जो इससे आप ज़्यादा नहीं चार्ज कर सकते हो, तो वो रेंट के साथ कंपेयर करेंगे। अगर स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा रहेगा तो हम स्टैंडर्ड रेंट लेंगे, अगर स्टैंडर्ड रेट से कम रहेगा तो हम स्टैंडर्ड रेट चार्ज करेंगे। विच एवर इज एक्सपेक्टेड रेंट, वो क्या बन जाएगा अपना, RER मतलब रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। अब वो रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट को हम कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट से। कंपेयर द एक्सपेक्टेड रेंट डिटरमाइंड अबव विद एक्चुअल रेंट, मतलब
RER से हम कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट। अभी एक्चुअल रेंट कैसे निकलेगा? एक्चुअल रेंट निकलता है एनुअल रेंट, मतलब जो साल भर का रेंट है, माइनस करेंगे हम लोग अनरियलाइज्ड रेंट, जो रियलाइज नहीं हो पाया रेंट, कोई भी रीजन से हो सकता है, माइनस वैकेंसी लॉस। वैकेंसी लॉस क्या होता है? वैकेंसी लॉस मान के चलो उस महीने में भाड़ा ही नहीं लगा, ठीक है, भाड़ा ही नहीं मतलब उस महीने में टेनेंट ही नहीं रहा, तो उसको हम वैकेंसी लॉस बोल सकते हैं, ठीक है। तो एनुअल रेंट के साथ कंपेयर करेंगे RER के साथ, उसमें से जो हायर ऑफ रहेगा उसको हम लेंगे GAV। उसमें भी एक कॉन्सेप्ट है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझो, ये समरी से आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा। अगर एक्चुअल रेंट हम लोग कैसे समझेंगे, जो रेंट जो हम लोग ले रहे हैं, मतलब GAV जो ले रहे हैं वो एकदम करेक्ट वैल्यू पे है, कैसे कंपेयर करेंगे एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट से कैसे कंपेयर करेंगे? अगर एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से ज़्यादा है, मतलब एक्सपेक्टेड रेंट मतलब सरकार ने जो निकाला, ठीक है, फेयर रेंट और GMV ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू को कंपेयर करके, ठीक है, गवर्नमेंट का वैल्यू से एक्चुअल रेंट मतलब जो हम बता रहे हैं, जो ओनर बता रहा है, मतलब जो SSC बता रहा है वो ज़्यादा है, तो इससे क्या समझ रहा है? देवता आदमी है, वो सरकार का वैल्यू से भी ज़्यादा बता रहा है, तो हम लोग क्या चीज़ लेंगे? एक्चुअल रेंट इज GAV, तो हम लोग क्या ले लेंगे? एक्चुअल रेंट, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अगर डाउट कब आएगा? जब एक्चुअल रेंट मतलब कम रहेगा एक्सपेक्टेड रेंट से, मतलब एक्सपेक्टेड रेंट मान के चलो आप लेट्स सी 1,20,000 सालाना का, और हम बता रहे हैं 1,00,000 रुपया, मतलब एक्सपेक्टेड रेंट रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट से कम है ना, तो उस केस में हम दो चीज चेक करेंगे। अगर वो जो रीजनेबल एक्सपेक्ट मतलब एक्चुअल रेंट जो है सो रियली में कम हुआ है, किस कारण से? वैकेंसी लॉस के कारण से, मतलब उस महीना क्या हुआ, भाड़ा ही नहीं लगा अपना, है ना, तो उस केस में क्या करेंगे? देखो एक्चुअल रेंट अगर कम है, एक्सपेक्टेड रेंट बिकॉज ऑफ वैकेंसी, तो उस केस में वो मतलब गुनाहगार नहीं है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? उसको हम लोग सबसे पहले चेक क्या करेंगे? सबसे पहले निकालेंगे एक्चुअल रेंट विथ वैकेंसी, मतलब सालाना अगर वैकेंसी नहीं होता तो, अगर वो वैकेंसी कम होता RER से, तब हम क्या सोचेंगे? जो वो गलत आदमी, तब हम लोग RER खोलेंगे, ठीक है। अगर वो एक्चुअल रेंट विथ वैकेंसी RER से ज्यादा रहेगा, तब हम लोग क्या लेंगे? ये वाला लेंगे, मतलब जो वैकेंसी के बाद हो रहा है एक्चुअल रेंट, ठीक है। एक्चुअल रेंट इज लेस देन एक्सपेक्टेड रेंट बिकॉज ऑफ एनी अदर रीजन, एक्सपेक्टेड रेंट इज GAV, ये वाला चीज, और इस केस में क्या लेंगे हम लोग? एक्चुअल रेंट लेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, जो GAV हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब देखो 23(2) क्या बात करता है? एनुअल वैल्यू ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। अब देखो, हो सकता है ना जो SSC है वो भाड़ा पे नहीं लगाया हो, वो सेल्फ ऑक्युपाइड खुद ही रह रहा हो, तो उस केस में क्या होगा? वेयर द प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्युपाइड फॉर ओन रेसिडेंस, खुद के लिए रहने के लिए, द अनऑक्युपाइड थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर ओइंग टू हिज एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड आउट एट एनी अदर प्लेस। मतलब जब भी सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी बोले ना, तो उस केस में ध्यान से समझो, वो खुद रह रहा है, ठीक है, नॉट बिलोंगिंग टू हिम, इट्स एनुअल वैल्यू विल बी प्रोवाइडेड, नो अदर बेनिफिट इज डिराइव्ड बाय द ओनर फ्रॉम सच प्रॉपर्टी। मतलब वो प्रॉपर्टी से कोई भी बेनिफिट वो डिराइव नहीं कर पाया, मतलब कोई भी वो रेवेन्यू कलेक्ट नहीं कर पाया। रेवेन्यू कैसे आएगा? भाड़ा लेके, ठीक है ना। क्यों हो रहा है? where the property is self occupied for own residence, वो खुद रह रहा है, और अनऑक्युपाइड मतलब या तो खुद रहा या तो अनऑक्युपाइड। अनऑक्युपाइड मतलब कोई भी नहीं रहा, मतलब SSC भी नहीं रहा। वो क्यों नहीं रहा? हो सकता है ना, क्या रीजन हो सकता है? मान के चलो वो जो है सो पर्टिकुलरली उसका जॉब जो लग गया दूसरे स्टेट में लग गया या अब्रॉड में लग गया, तो वो घर क्या हो गया? बंद पड़ा रह गया, ताला लगा रह गया, ना वो भाड़ा पे लगा सका ना वो खुद रह सका, तो उस केस को हम क्या बोलेंगे? अनऑक्युपाइड। और सेल्फ ऑक्युपाइड मतलब वो खुद से रहा, ठीक है। एंड SSC कैन क्लेम बेनिफिट ऑफ नील एनुअल वैल्यू। तो इस केस में सेल्फ ऑक्युपाइड के केस में क्या होगा? जब हम लोग ये निकालेंगे GAV निकालेंगे, मतलब जब हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूट करेंगे, वो कैसे निकालते हैं हम लोग? GAV लेस क्या करते हैं? लोकल टैक्सेस एक्चुअली पेड बाय द ओनर विद इन और आउटसाइड इंडिया, फिर आता अपना नेट एनुअल वैल्यू। तो सेल्फ ऑक्युपाइड के केस में क्या होगा? नेट एनुअल वैल्यू, NAV हम लोग क्या मानेंगे? नील मान लेंगे, ठीक है। एनुअल वैल्यू ऑफ डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी। डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी मतलब कब हम लोग मानेंगे? जो लेट आउट प्रॉपर्टी हम लोग उसको मान लेंगे, जो वो हम लोग उसको भाड़ा पे दिए हैं, लेकिन हम लोग उसको भाड़ा पे एक्चुअल में नहीं दिए हैं। कब? देखो ध्यान से देखो, जब SSC का 3 घर होगा, मतलब मोर देन 2 सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस, मान के चलो उसका 3 घर है, ठीक है, 2 से ज्यादा घर है, और उसने एक जन को भी भाड़ा पे नहीं दिया है, तो उस केस में क्या होगा?
हम सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 2 हाउस को मानेंगे जो सेल्फ ऑक्युपाइड है, मतलब एनएवी नील मानेंगे। लेकिन 2 के बाद जितना ज्यादा है ना उसको हम लोग क्या मान लेंगे, लेट आउट प्रॉपर्टी मान लेंगे। तो उस पर हम लोग टैक्स कंप्यूट करेंगे, हम लोग मान लेंगे, गवर्नमेंट मान लेगा जो आप उस पर भाड़ा लगाए हो। तो हम लोग जैसे जीएफई निकालते थे वैसे करके उसका कंप्यूट करेंगे, ठीक है ना, टैक्स को कंप्यूट करेंगे। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम नहीं होना चाहिए, उसको टैक्स चाहिए हमसे, ठीक है ना। एनुअल वैल्यू वेयर द प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। अब मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ। 23(5) बात करता है स्टॉक इन ट्रेड का। मैंने आपको बोला जो गवर्नमेंट ना, इसमें क्या होता है, एक बार पहले मैं फिर से इसको समझाता हूँ। इस केस में क्या होगा, 2 से ज्यादा अगर घर है एसएससी के पास तो उसको क्या करेगा, मैक्सिमम 2 घर तक आपको सेल्फ ऑक्युपाइड दे देगा। ये बेनिफिट मिल गया, गवर्नमेंट दे रहा है आपको, एनएवी नील हो जाएगा। 2 के बाद आपको लेट आउट प्रॉपर्टी डीम्ड मान लेंगे जो वो लेट आउट प्रॉपर्टी पे आप दियो। और इस केस में क्या हो रहा है, स्टॉक इन ट्रेड के केस में मान के चलो, कोविड के केस में, कोविड जब अराइज हुआ था तब रियल एस्टेट का बिजनेस एकदम ठप हो गया था। मान के चलो कोई भी जो बिल्डर है वो फ्लैट बना के रखा है, ठीक है, 10-15 फ्लैट बना के रखा है, उसका तैयार फ्लैट है। तो कोविड के वजह से उसका सेल तो हो नहीं पाया। तो कॉन्सेप्ट क्या था, 2 से ज्यादा होने पे उसको लेट आउट प्रॉपर्टी मानेंगे। तो वो टैक्स कैसे देगा, वो मोदी जी के पास जाता है। मोदी जी बोलते हैं अच्छा ठीक है मैं तेरे लिए कुछ प्रोविजन लाता हूँ। तो उन्होंने क्या प्रोविजन लाया, जो स्टॉक इन ट्रेड के केस में आपको मैक्सिमम 2 इयर्स तक आपका एनएवी क्या मान लेंगे हम लोग, नील। कब? जब आपने टेनेंट को भाड़ा पे नहीं लगाया, ठीक है। 2 साल के बाद अगर आपको भाड़ा नहीं मिलता तो मैं सोचूंगा जो आप नल्ले आदमी हो, आपको भाड़ा नहीं मिल रहा है, आप में कुछ गलती है, ठीक है। अब आप समझो 2 साल तक गवर्नमेंट आपको रिलीफ देता है, तो 2 साल तक एनएवी नील होगा। देखो यही चीज लिखा हुआ है, 2 years from the end of the financial year in which certificate of completion of construction, ये क्या है, certificate of completion of construction of a property is obtained from the competent authority shall be taken as nil। आपने कॉस्ट में पढ़ रखा होगा, जो सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन कौन देता है, गवर्नमेंट देता है। आप जब बनाए तब आपको गवर्नमेंट बनाएगा जो हाँ ये आपका जो प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग है, ये रोड है, कुछ भी है, आपका कंप्लीट हो गया। तो वो सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन जब कंप्लीट हो गया उसके 2 साल तक आपको एनएवी नील मान लिया जाएगा, ठीक है ना। सेक्शन 24 क्या बात करता है, डिडक्शंस फ्रॉम एनुअल वैल्यू। हमने बोला था, मैंने बोला जो आपको जब भी हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, जीएवी लेस करेंगे लोकल टैक्सेस एक्चुअली पेड बाय द ओनर विद इन और आउटसाइड इंडिया, एनएवी आएगा, एनएवी से लेस करेंगे हम लोग, लेस डिडक्शन करेंगे। डिडक्शन 2 चीज करेंगे, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A जो स्टैंडर्ड डिडक्शन रहेगा 30%, और स्टैंडर्ड बी वाला क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। तो सेक्शन 24 क्या बात करता है, डिडक्शन फ्रॉम एनुअल वैल्यू। इसमें 2 पार्ट आएगा, 24A और 24B। 24A बात करेगा जो मैंने बोला 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। ये क्या है, एक बार मैं आपको समझाता हूँ, कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। इसमें क्या हुआ ना, अगर मान के चलो आपको रिपेयर का खर्चा, डिप्रिशिएशन का खर्चा, आप बोल रहे हो घर में मेरा ये नौकर चाकर का खर्चा, या मेरा ये कंस्ट्रक्शन का खर्चा लग रहा है, मेरा रिपेयर का खर्चा लग रहा है, ये सब चीज का, तो आप इसमें गवर्नमेंट से ज्यादा अमाउंट का बिल बना सकते हो, आपका टैक्स बचा सकते हो ना। इनकम ज्यादा इनकम को कम करके एक्सपेंसेस ज्यादा दिखा के, है ना। तो इस केस में गवर्नमेंट क्या किया, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन फिक्स कर दिया ताकि इसको आप मैनिपुलेट ना कर पाओ, ठीक है। 30% आपको फिक्स कर दिया गया, अगर आप ये सब खर्चा करते हो तो आपको वो सब लेस नहीं होगा, डायरेक्ट 30% अमाउंट लेस हो जाएगा, ठीक है। नंबर 2 क्या होता है, अंडर सेक्शन 24B इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। अब आपने घर बनाते वक्त, बिल्डिंग बनाते वक्त आपने लोन लिया होगा, है ना। लोन जो लोगे उस लोन अमाउंट पे आपको क्या मिलेगा, डिडक्शंस मिलेगा। आप डिडक्शन कर सकते हो एनुअल वैल्यू से। इसको सेक्शन 24B इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन्स बोरोड फॉर द पर्पस ऑफ एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर्स, रिन्यूअल। कौन कौन सा पर्पस है, 5 पर्पस, एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन, लोन, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर्स, रिन्यूअल और कंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है, वापस बनाने के लिए उसको हम डिडक्शन मिलेगा। अब देखो इसका क्या कॉन्सेप्ट है, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट क्या है, मतलब जिस दिन घर बना, क्या उसी दिन से हम लोग लोन ले लिए, घर बनाते ही लोन लेंगे, क्यों, घर बनाने से पहले लोन लेंगे। तो बैंक से घर बनाने के पहले मान के चलो 1 अप्रैल 2022 को घर बन चुका है, ठीक है। उसके पहले ना हम लोग लोन लिए होंगे, तो उसके पहले जो लोन लिए, जब से लोन स्टार्ट हुआ उसको हम बोलेंगे प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट फॉर द पीरियड प्रायर, प्रायर मैंने पहले, टू द प्रीवियस ईयर इन विच प्रॉपर्टी इज एक्वायर्ड और कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड। कंस्ट्रक्शन जब कंप्लीट हुआ उसके पहले का इंटरेस्ट, ठीक है। प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट इज अलाउेबल एज डिडक्शन इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स फ्रॉम द प्रीवियस ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्विजिशन। मतलब जिस साल आपका कंप्लीट हुआ, घर तैयार होके बन गया, उसके पिछले साल का 31 मार्च तक
और प्री मतलब जब से आपने लोन लिया उधर तक का इंटरेस्ट आपको हम गवर्नमेंट 1/5 कर करके आप मतलब सालाना एक बार में आप इंटरेस्ट नहीं कम कर सकते हो, क्योंकि इससे क्या होगा आपका टैक्स का लायबिलिटी कम हो सकता है, आप इनकम एक्सपेंसेस ज्यादा दिखा सकते हो, है ना। इसलिए गवर्नमेंट बोला आप 1/5 कर करके 5 साल तक मैक्सिमम 5 ईयर्स तक आपको डिडक्शंस मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका कंडीशन क्या होना चाहिए, आपको 5 साल तक ही लोन लेकर 5 साल तक आपको घर बना लेना चाहिए, ठीक है। क्लियर है। इस जो इंटरेस्ट वाला कॉन्सेप्ट है ना, लोन वाला कॉन्सेप्ट, इस पे दो कॉन्सेप्ट है। पहला है लोन टेकन ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999, मतलब 1999 के पहले का कॉन्सेप्ट, और एक क्या है 1 अप्रैल 1999 के बाद का कॉन्सेप्ट। इसमें क्या बात करता है, ध्यान से देखो। अगर 1 अप्रैल 99, इसमें हम मैंने तो पढ़ रखा है तो मैं आपको डायरेक्ट इसका समरी दिखा सकता हूँ। देखो, अगर 1 अप्रैल 99 के पहले लिया हुआ है लोन, तो उस केस में क्या होगा, interest on loan taken for acquisition or construction of house where such construction is completed within 5 years from the end of the financial year, इस केस में क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ 2 lakhs इंक्लूडिंग अपोर्शनड प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। मैक्सिमम कितना इंटरेस्ट आपको अलाउ होगा, 2 लाख रुपया, मतलब 1/5 करके 2 लाख तक मैक्सिमम आपको अलाउड होगा। अगर 3 लाख आ रहा है तो उसको रेस्ट्रिक्ट करके हम लोग 2 लाख तक कर देंगे। अगर लोन हम लिए हैं 1 अप्रैल 1999 के बाद, उस केस में क्या होगा, इसका दो कॉन्सेप्ट है। अगर हम पहला तो इसमें भी 2 लाख वाला प्रोविजन है, इन केस फॉर लोन फॉर एक्विजिशन ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉर रिपेयर रेनोवेशन रिकंस्ट्रक्शन। मतलब देखो, वैसे तो 2 लाख का कॉन्सेप्ट है इसमें भी, लेकिन अगर आपने लोन लिया है रिपेयर के लिए, रेनोवेशन के लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है, तो उस केस में क्या करेगा गवर्नमेंट, आपको 30,000 मैक्सिमम 30,000 आपको डिडक्शंस देगा, ठीक है। तो दो कॉन्सेप्ट, 2 लाख का और 30,000 का कॉन्सेप्ट याद रहेगा। अब देखो, इनएडमिसिबल डिडक्शंस, कब आपको डिडक्शंस नहीं मिलेगा, ध्यान से समझो। इंटरेस्ट चार्जेबल अंडर दिस एक्ट व्हिच इज पेबल आउटसाइड इंडिया शैल नॉट बी डिडक्टेड। मतलब अगर मान के चलो आपने बैंक से लोन लिया, कहाँ से, आउटसाइड इंडिया से लोन लिया, ठीक है ना, आप फॉरेन बैंक से किसी से लोन लेते हो, तो उस केस में आप जब फॉरेन बैंक को लोन दे रहे हो तो गवर्नमेंट क्या एक्सपेक्ट करेगा, मोदी जी क्या एक्सपेक्ट करेगा, जो आप वहां से टैक्स कलेक्ट करके लाओ, टीडीएस काटो उसका, और आप उसका टीडीएस काटना भूल गए, तो गवर्नमेंट बोलेगा आपने मेरा टैक्स को काटा, मैं भी आपको जो डिडक्शन है वो आपको नहीं दूंगा। तो इस केस में क्या होगा, टैक्स हैज नॉट बीन पेड और डिडक्टेड फ्रॉम सच इंटरेस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच देयर इज नो पर्सन इन इंडिया हु मे बी ट्रीटेड एज एन एजेंट। मतलब वो जो हम जिससे लिए उसका एजेंट भी नहीं था यहाँ पे, तो हम एजेंट से भी गवर्नमेंट टैक्स नहीं ले पा रहा था, तो उस केस में गवर्नमेंट आपको डिडक्शन नहीं देंगे, ठीक है। 25A बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट फॉर थ्योरी बोल सकते हैं हम लोग, ये थ्योरी में आएगा एग्जाम में, तो इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। अब ए भी है, मतलब ये नया सेक्शन बेस में इंप्लीमेंट हुआ है। 25A टैक्सेबिलिटी ऑफ रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट एंड अर्रियर्स ऑफ रेंट रिसीव्ड। अनरियलाइज्ड रेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, समझो ध्यान से। अनरियलाइज्ड रेंट बात करता है अगर मेरा जो रेंट है वो रियलाइज ही नहीं हो पाया, जो अपना टेनेंट है वो बोल रहा है मेरे पास पैसे नहीं है, मान के चलो कोविड पीरियड में, ठीक है, तो उस जो जितने महीने तक वो पैसा नहीं दे रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, अनरियलाइज्ड पीरियड, ठीक है। और एरियर्स ऑफ रेंट रिसीव्ड, एरियर्स ऑफ रेंट रिसीव्ड मतलब अगर मान के चलो मेरा अनरियलाइज्ड पैसा नहीं था, मतलब पैसा हमको दिया नहीं था मेरा टेनेंट, ठीक है, और फिर बाद में जब कोविड खत्म हो गया तो आकर मेरे को ईमानदार व्यक्ति था, मुझे पैसा दे के आ गया, तो उस केस में क्या होगा, पहले तो मैंने उसको अनरियलाइज्ड रेंट करके एक्चुअल रेंट से लेस कर दिया होगा, स्टैंडर्ड रेट से भी डिडक्शंस कर लिया होगा। अब हम क्या करेंगे, इस प्रोविजन को क्या करेंगे, टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसीट और रियलाइजेशन, जिस दिन हम वो वाला पैसा को रिसीव करेंगे, भले ही हम उस दिन उसके घर के मतलब अपने घर के ओनर है या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर हम उस केस में जिस दिन हमको पैसा वापस जो हमको नहीं मिलने वाला था वो पैसा हमको मिल गया वापस, उस केस में हम क्या करेंगे, उसको अपना इनकम में दिखाएंगे, ठीक है, और उसको टैक्सेबल भी रहेगा बाकायदा। और डिडक्शंस एट द रेट ऑफ 30% ऑफ रेंट रिसीव्ड रियलाइज्ड, हम स्टैंडर्ड डिडक्शन भी लेस करेंगे -30%, ठीक है। टैक्सेबल इवन इफ एसएससी इज नॉट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी इन द फाइनेंशियल ईयर ऑफ रिसीट और रियलाइजेशन, जिस दिन रियलाइज किया उस दिन जरूरी नहीं है कि वो ओनर हो या ना हो, क्लियर है। सेक्शन 26 बात करता है को ओन्ड प्रॉपर्टी, को ओन्ड प्रॉपर्टी मतलब को ओनरशिप प्रॉपर्टी। को ओनरशिप प्रॉपर्टी मतलब हो सकता है ना एक ही घर को दो जन मिलकर उसको खरीदा हो,
ठीक है, ये 2 जन मिलकर उसको बनाया हो, ये हो सकता है। ये जो प्रोविजन ला गया ना, इसमें जो ओनर है, एसएससी है, वो टैक्स को प्लानिंग कर सकते हैं। इसमें को ओनरशिप में आप टैक्स को आराम से बाकायदा प्लानिंग कर सकते हो, क्योंकि आपको डिडक्शंस दोनों को सेपरेट अमाउंट में मिलेगा, बहुत सारा इसमें बेनिफिट मिलता है। तो समझते हैं ये को ओनरशिप का प्रॉपर्टी का क्या कॉन्सेप्ट है। सबसे पहला रहेगा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। आपने दोनों जन मिल के लिया, आप दोनों डिसाइड कर रहे हो जो मैं खुद ही रहूंगा सेल्फ ऑक्यूपाइड करके। द एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ ईच ओनर विल बी नील। इसमें देखो दोनों का ही अलग से सेपरेट से बनेगा ना टैक्सेबिलिटी, तो इस केस में दोनों का एनएवी क्या मानेंगे, नील मानेंगे। एंड ईच ओनर शैल बी एंटाइटल्ड टू डिडक्शन ऑफ। लेकिन अगर उसने जो है सो बैंक से लोन लेकर घर बनाया, ठीक है, या परचेस रिकंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया, तो उस केस में भी उसको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा। 30,000 मिलेगा इन केस अगर वो रिपेयर रेन्यूअल के लिए केस में ले रहा है, और 2 लाख मिलेगा अगर वो घर को बनाने के लिए लोन ले रहा है ना, एज द केस में भी ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। However, aggregate deduction of interest of each co-owner in respect of co if any exceed 30,000 2 लाख, एज द केस में वही चीज बताया मैंने, ठीक है। अब नंबर 2, दोनों जन मिलकर भाड़ा पे लगा रहे हैं, लेट आउट प्रॉपर्टी। इस केस में क्या होगा, द इनकम फ्रॉम सच प्रॉपर्टी शैल बी कंप्यूटेड एज इफ द प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय द ओनर एंड thereafter the income show computed shall be apportioned amongst each owner as the specific share। नाम याद रखो, स्पेसिफिक शेयर मैंने बात किया। स्पेसिफिक शेयर मतलब दोनों में शेयर डिफाइंड है, जो हम दोनों इक्वली शेयर में बांटेंगे इनकम, और हमने दोनों इक्वली शेयर में अपने घर बनाए हैं, या मान के चलो 1/5 हो सकता है, 1/4 हो सकता है, 2/3 हो सकता है, ऐसा हो सकता है ना। तो लेट आउट प्रॉपर्टी में शेयर इक्वली डिफाइंड होना चाहिए। तो अगर आपको ये बेनिफिट लेना है, इसमें तो मैं रिविजन करा रहा हूँ आपको, फिर से मैं थोड़ा क्रिस्प में बता दे रहा हूँ। अगर ये जो मैंने बताया ना, ये 2 लाख और 30,000 का डिडक्शन अगर आपको चाहिए, तो आपको स्पेसिफिकली शेयर डिफाइन होना चाहिए। अगर आपका शेयर डिफाइन नहीं है, तो उस केस में हम लोग क्या मान लेंगे, उसको एओपी और बीओआई मान लेंगे। मतलब वो दोनों जो मेंबर है को ओनर है, मान के चलो मिस्टर ए और मिस्टर बी, दोनों को हम लोग मान लेंगे एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। तो दोनों को ये वाला डिडक्शन का बेनिफिट उसको गवर्नमेंट नहीं देगी। तो आप में क्या होना चाहिए, दोनों का स्पेसिफिक शेयर होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। क्लियर है। लास्ट पार्ट ऑफ द डिस्कशन, सेक्शन 27, जो इस चैप्टर का लास्ट सेक्शन है, डीम्ड ओनरशिप। ये बात करता है डीम्ड ओनरशिप। मैंने पहले ही बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी में बताया था, जो ओनर क्या होना चाहिए, एक या तो एक्चुअल ओनर होना चाहिए या तो डीम्ड ओनर होना चाहिए। डीम्ड ओनर कैसे मानेंगे, ध्यान से देखो, द फॉलोइंग पर्संस दो नॉट लीगल ओनर्स ऑफ अ प्रॉपर्टी। वो लीगल ओनर प्रॉपर्टी का नहीं है, फिर भी हम उसको डीम्ड ओनर्स मान लेंगे। कैसे, कितने केस में, 5 केस में। नाम याद रखना आप, ये वाला इंपॉर्टेंट है, एग्जाम बहुत आपको मिलेगा ही, हो सकता है आपको 1 मार्क्स एमसीक्यू, 2 मार्क्स किसी में भी आपको ये पूछ सकता है, हो सकता है 4 मार्क्स में भी पूछ सकता है। तो डीम्ड ओनरशिप का कॉन्सेप्ट 5 पॉइंट है, पांचों पॉइंट को आप याद कर लो। पहला, ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी, वेयर द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड टू द स्पाउस और टू माइनर चाइल्ड एक्सेप्ट माइनर मैरिड डॉटर विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। मतलब समझो, एसएससी मिस्टर ए है, अगर मान के चलो उसको कोर्ट बोल, उसका डाइवोर्स हो गया, ठीक है, और डाइवोर्स होके वो क्या कर रहा है, वो अपनी बीवी को, उसको कोर्ट बोला जो आपको हाउस प्रॉपर्टी का कुछ शेयर उसको देना पड़ेगा, तो वो उसको भाड़ा पे लगा दी, उससे इनकम हो रहा है, तो उस केस में डीम्ड ओनरशिप नहीं माना जाएगा। उसमें ओनरशिप किसका रहेगा, उसकी बीवी को रहेगा। लेकिन अगर मान के चलो दोनों का एकदम बढ़िया से मैरिज है, डाइवोर्स का केस नहीं है, दोनों एक्चुअल हाउस मियाँ बीवी है, हाउस हस्बैंड वाइफ है, और वो दोनों ने क्या किया, हस्बैंड ने क्या डिसाइड किया, जो टैक्स प्लानिंग करने का सोच रहा है, ठीक है, वो क्या सोच रहा है, जो मैं ना ये घर जो है सो अपनी बीवी के नाम पे कर देता हूँ, इससे क्या होगा, टैक्स जो है सो उसके नाम पे चल जाएगा और मेरा टैक्स बच जाएगा, इनकम कम हो जाएगा, टैक्स भी कम हो जाएगा। तो उस केस में गवर्नमेंट क्या बोलेगी आपको, ट्रांसफर अगर प्रॉपर्टी अपने स्पाउस को, या तो हस्बैंड वाइफ को, या तो वाइफ हस्बैंड को, या तो माइनर चाइल्ड को दे, तो उस माइनर या तो माइनर मैरिड डॉटर को दे विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, बिना पैसे के, तो उस केस में डीम्ड ओनरशिप किसको माना जाएगा, जिसका प्रॉपर्टी है उसी का। क्लियर है। नंबर 2 इज होल्डर ऑफ एन इम्पार्शियबल एस्टेट। होल्डर ऑफ एन इम्पार्शियबल एस्टेट मतलब डिस्प्यूटेड है, ठीक है, तो डिस्प्यूटेड जब तक चल रहा है उसमें केस में क्या होगा, उसी को डीम्ड मान लेंगे। मेंबर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगर हाउसिंग सोसाइटी है, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में जो मेंबर रहेगा, जिसका घर रहेगा, उसको हम क्या मानेंगे, डीम्ड ओनर मानेंगे। पर्सन इन पोजीशन ऑफ अ प्रॉपर्टी, पोजीशन ऑफ अ प्रॉपर्टी मतलब जिसका प्रॉपर्टी पोजेशन कर रहा है, मतलब जिसका नाम पे है प्रॉपर्टी, उसको हम क्या मानेंगे, डीम्ड ओनर मान लेंगे। पर्सन हैविंग राइट इन अ प्रॉपर्टी फॉर पीरियड नॉट लेस देन 12 ईयर्स, ये वाला कॉन्सेप्ट समझो। अगर मान के चलो एग्जांपल लेसर और लेसी, लेसर लीज पे एक दिन लिया हुआ है और उसका 12 साल से ज्यादा वो अगर घर को रेंट पे रह रहा है, तो उस केस में हम किसको मानेंगे, डीम्ड ओनर।
जो किराएदार है उसको हम क्या मानेंगे, डीम्ड ओनर मान लेंगे। ठीक है, क्लियर है? ये सेक्शन 27 का भी प्रोविजन क्लियर होगा आपको डीम्ड ओनरशिप का कॉन्सेप्ट। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी डिस्कस कर ही लेते हैं। देखो, the actual rent receivable should not include any amount of rent which is not capable of being realized, that is unrealized rent, while determining gross annual value in case let out property provided the conditions specified in rule 4 are satisfied। मतलब the income तो जब भी हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू कंप्यूट करेंगे ना, अनरियलाइज्ड रेंट कंप्यूट करेंगे, तो उस केस में हम लोग जो है ना, अनरियलाइज्ड रेंट जो अपना नहीं रेंट रिकवर हो पा रहा है उसको हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे। ठीक है, जीएवी कैलकुलेट करते वक्त यही बोल रहा है। इफ अ पोर्शन ऑफ अ प्रॉपर्टी इज लेट आउट एंड अ पोर्शन इज सेल्फ ऑक्युपाइड, कुछ पोर्शन हम लेट आउट के लिए दे और कुछ पोर्शन मतलब भाड़ा पे लगा दे और कुछ पोर्शन हम खुद रह रहे हैं, सेल्फ ऑक्युपाइड या नॉन ऑक्युपाइड, देन इनकम विल बी कंप्यूटेड सेपरेटली फॉर लेट आउट एंड सेल्फ ऑक्युपाइड पोर्शन। आप न्यूमेरिकल्स में भी याद रखना ये वाला कॉन्सेप्ट। अगर आपको बोलता है क्वेश्चन में जो कुछ प्रॉपर्टी इतना हाफ प्रॉपर्टी लेट आउट दे दिया, हाफ प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड, तो दोनों का अलग अलग कॉलम बना के आप सम्स को बनाना, तो इससे आपको सम्स भी जल्दी बन जाएगा। ठीक है, और इसका एक ट्रिक भी बता रहा हूँ मैं, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले अब सबको मान लेना सेल्फ ऑक्युपाइड है और सबको मान लेना जो वो लेट आउट है। उसके बाद फिर जो कॉन्सेप्ट है पार्टली लेट आउट पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड, वो वाला कॉन्सेप्ट पे आप क्लैरिटी ले आ सकते हो, जल्दी से सवाल को बना सकते हो। ठीक है, तो ये था अपना एग्जॉस्टिव रिवीजन इनकम फ्रॉम हेड सैलरी से, और कुछ बचा रह गया तो मैं इसको कवर जरूर कर लूंगा अभी करीब कर लेता हूँ, ऊपर जाकर देखता हूँ चैप्टर में कुछ बचा रह गया क्या। समराइज वे में तो अपने डिस्कस कर चुके हैं, अब शायद कुछ कॉन्सेप्ट बचा होगा इक्का दुक्का, वो भी डिस्कस करके खत्म करें। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ मैंने क्या क्या चीज डिस्कस किया हमने। देखो थोड़ा सा देखो, हमने चार्जेबिलिटी सेक्शन 22 कवर कर लिया, कंपोजिट रेंट का कॉन्सेप्ट नहीं समझाया ना, कंपोजिट रेंट डिस्कस करते हैं। देखो कंपोजिट रेंट क्या बात करता है, द ओनर ऑफ अ प्रॉपर्टी मे समटाइम्स रिसीव रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग्स एज वेल एज अदर एसेट्स। मतलब मान के चलो कंपोजिट रेंट कब कंपोजिट रेंट कब दिमाग में आएगा, जब मान के चलो एग्जांपल आपको देता हूँ, अपना जो फ्लैट है, फ्लैट के साथ आपको वो फर्नीचर भी मिल रहा है, प्लांट एंड मशीनरी भी मिल रहा है, अदर एसेट्स का भी बेनिफिट मिल रहा है, तो उस दोनों को क्या हम अलग अलग चार्ज करेंगे। अगर उसमें हम दो चीज देखेंगे, या फ्लैट में अगर हम वो चीज नहीं देंगे तो क्या वो काम चल जाएगा, या अगर देने से ही काम चलेगा, तो दोनों को अलग अलग देखेंगे। ध्यान से समझो, द ओनर ऑफ अ प्रॉपर्टी मे समटाइम्स रिसीव रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग एज वेल एज अदर एसेट्स। मतलब जो ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी है, हो सकता है ना कभी कभी केस में तो दो चीज में ही रेंट कलेक्ट कर पा रहा है, या तो बिल्डिंग पे भी ले रहा है, फ्लैट पे भी ले रहा है, और जो अदर एसेट्स प्रोवाइड कर रहा है, फर्नीचर प्लांट एंड मशीनरी, उसमें भी वो रेंट कलेक्ट कर पा रहा है फॉर डिफरेंट सर्विसेज इन द बिल्डिंग, फॉर एग्जांपल लिफ्ट, सिक्योरिटी, पावर बैकअप, उस पर भी वो रेंट कमा रहा है। द अमाउंट सो रिसीव्ड इज नोन एज कंपोजिट रेंट। ठीक है, एग्जांपल मैं लेता हूँ, पहला लूंगा फ्लैट पे। अगर मान के चलो वो फ्लैट में है, और एक क्या है होटल इंडस्ट्री, होटल के केस में क्या होगा, अगर हम उसको तकिया फर्नीचर ये सब चीज़ नहीं प्रोवाइड करेंगे, बोलेंगे खाली घर है जाओ, होगा ऐसे नहीं, तो वो दोनों चीज का क्या होगा, दोनों का एक ही चीज में टैक्सेबल होगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ उसका रेंट लेंगे हम लोग होटल के केस में, जो उसका सब चीज उसी में इंक्लूड होगा, उसी रेंट पे। ठीक है, लेकिन बिल्डिंग के केस में अगर हम उसको फ्लैट लेने जा रहे हैं तो उस केस का फर्नीचर का अलग चार्ज होगा और फ्लैट का अलग चार्ज होगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट को हम बोलेंगे कंपोजिट रेंट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, और कुछ बचा है क्या, देखो वही चीज मैंने बताया, इफ लेट आउट बिल्डिंग एंड अदर एसेट्स आर सेपरेबल, इनकम फ्रॉम लेट आउट टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर सेपरेबल है उसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं तो एचपी में आएगा। ठीक है ना, अगर उसको सेपरेट नहीं कर सकते, इनसेपरेबल है लाइक फर्नीचर लेट आउट बिल्डिंग, टू लेटिंग्स इज फिक्स्ड सेपरेटली, दिस इज एप्लीकेबल इवन इफ सम रिसीवेबल फॉर द टू लेटिंग्स इज फिक्स्ड सेपरेटली। ठीक है, नॉट सेपरेबल उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, जैसे कि होटल वाले केस में। क्लियर है, और कुछ बचा रह गया क्या, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, हाँ ये वाला कॉन्सेप्ट देखो, ये इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स का, आपको बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझो। इन केस ऑफ रेसिडेंट इन इंडिया, मतलब आर
आरओआर का जो इनकम रहेगा वो ग्लोबल इनकम टैक्सेबल रहेगा, आपको पता होगा। आरओआर के केस में जब भी आरओआर क्वेश्चन में देगा तो उसमें हम लोग ग्लोबल इनकम टैक्सेबल, अगर वो उसका जो हाउस प्रॉपर्टी है सो फॉरेन में ही क्यों ना हो, लेकिन उससे जो भी इनकम आएगा उसको भी वो हम लोग टैक्सेबल करेंगे, ठीक है, वही चीज दिया हुआ है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया इज टैक्सेबल वेदर सच इनकम ब्रॉट इनटू इंडिया और नॉट। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो इंडिया में इनकम है, आ रहा है या नहीं, इंडिया में वो घर है या नहीं, अगर बाहर में भी है, फॉरेन में भी है, आउटसाइड इंडिया में भी है, फिर भी वो टैक्सेबल रहेगा। क्लियर है? In case of a non-resident or resident but not ordinary residents, RNOR, income from property situated outside India is taxable only if it is received in India. RNOR के केस में क्या होगा, अगर वो इंडिया में situated होगा बिजनेस और एसेट्स तो उस केस में टैक्सेबल होगा, ठीक है। एनएवी कैसे निकालते हैं हम लोग, जीएवी माइनस म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर, ये हम कर चुके हैं हम लोग। और कुछ बचा है क्या? ज़्यादा देर का वीडियो अभी तक नहीं बना। हाँ, ये वाला कॉन्सेप्ट नोशनल इनकम का, मैं जब न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा था तो ये वाला कॉन्सेप्ट आया था, थ्योरी में आपसे पूछ सकते हैं, ध्यान से देखो। नोशनल इनकम इंस्टेड ऑफ रियल इनकम। नोशनल इनकम मतलब डीम्ड इनकम, हम लोग डीम्ड इनकम मान लेंगे भले ही वो हमारा इनकम नहीं हो। ध्यान से देखो, अंडर दिस हेड ऑफ इनकम देयर आर सर्कमस्टांसेस व्हेन नोशनल इनकम इज चार्ज्ड टू टैक्स इंस्टेड ऑफ रियल इनकम। फॉर एग्जांपल, where the SSE owns more than 2 house properties, SSE का 2 से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी है, वही वाला केस। सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब मान के चलो उसका 2 से ज़्यादा या 3 4 5 6 कुछ भी हाउस प्रॉपर्टी है, तो उस केस में गवर्नमेंट कितना मैक्सिमम आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड नील देगा, आपको बेनिफिट देगा मैक्सिमम 2 हाउस प्रॉपर्टी के केस में, ठीक है। नंबर 2 क्या है, इन द केस ऑफ अ प्रॉपर्टी लेट आउट throughout the previous year, if the expected rent exceeds the actual rent received or receivable, then expected rent is taken as the gross annual value। अगर जो रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट है वो बढ़ जाता है अपना एक्चुअल रेंट से, तो मतलब एक्चुअल रेंट मान के चलो 5 लाख रुपए है और रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट सरकार ने आपको 7 लाख बोला, लेकिन आप 5 लाख ही बता रहे हो, तो उस केस में हम लोग जीएफई क्या लेंगे, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, जितना गवर्नमेंट बताए उतना, ठीक है। आप चोर आदमी हो, आप वैसे ही कम दिखा रहे हो अपना इनकम, ठीक है। इन द केस ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी विच इज वैकेंट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर, मतलब कुछ साल के लिए पार्टली वैकेंट है। If the actual rent received or receivable for let out period as less than expected rent, मतलब हम लोग रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट कंपेयर करेंगे। कब कंपेयर करेंगे, सबसे पहले तो एक्चुअल रेंट विथ वैकेंसी कैलकुलेट करेंगे, जो क्या वो रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट से ज़्यादा है या कम। अगर ज़्यादा रहेगा तो उसको हम शरीफ आदमी मानेंगे, अगर कम रहेगा तो उसको डाउट करेंगे, और फिर हम लोग निकालेंगे रीजनेबल एक्चुअल रेंट विदाउट वैकेंसी, तब जाके हम लोग किसको मानेंगे, उस केस में हम लोग किसको मान लेंगे, RER को, ठीक है ना। देन एक्सपेक्टेड रेंट फॉर होल ईयर इज टेकन एज द ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब देखो ये वाला कॉन्सेप्ट है स्टॉक इन ट्रेड का। इन केस ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड बाय एसएससी विच इज नॉट लेट आउट, उसको हम लेट आउट के लिए नहीं दे रहे हैं, उस केस में क्या होगा, अगर मान के चलो वही बिल्डिंग्स वाला रियल एस्टेट का बिजनेस, ठीक है, बहुत सारा बिल्डिंग बना के रखा हुआ है पर उसको बिक नहीं रहा है, तो रोते रोते मोदी जी के पास पहुंचा। मोदी जी बोले ठीक है मैं आपको 2 साल तक आपको एनएवी नील मानूंगा, 2 साल के बाद आपका टैक्सेबल होगा, ठीक है। तो ये था नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट। अनरियलाइज्ड रेंट तो अपने डिस्कस कर चुके हैं, म्यूनिसिपल टैक्सेस डिस्कस कर चुके हैं, आप ये सब न्यूमेरिकल्स कर लेना प्लीज़। फिर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कर चुके हैं, 1/5 वाला सारा प्रोविजन, 1 अप्रैल 1999 वाला, और कुछ छूट रहा है क्या अपना। हाँ, ये वाला चार्ट आपको मैं वापस से डिस्कस कर देता हूँ, क्योंकि न्यूमेरिकल में ये वाला चार्ट आप अगर सीख लोगे तो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा सम्स बनाते वक्त, ठीक है। डिडक्शंस अलाउड फ्रॉम नेट एनुअल वैल्यू, एंड नेट एनुअल वैल्यू से आपको क्या क्या डिडक्शंस मिलेगा। सबसे पहला रहेगा लेट आउट या तो सेल्फ ऑक्यूपाइड, या तो हम लेट आउट करेंगे या तो सेल्फ ऑक्यूपाइड करेंगे। अगर लेट आउट किए हैं तो दो कंसेप्ट, स्टैंडर्ड डिडक्शन सेक्शन 24A मिलेगा, 30% फिक्स रहता है आपको पता है, और अंडर सेक्शन 24B क्या रहेगा, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, जो हमने बोरो किया कैपिटल उस पर इंटरेस्ट हमको डिडक्शंस मिलेगा, ये फुल्ली अलाउड रहेगा। और हमेशा याद रखना, अगर हम लोग जिस दिन से कंस्ट्रक्शन कर चुके हैं उस दिन के बाद जितना भी इंटरेस्ट आएगा उसको हम लोग 100% गवर्नमेंट आपको अलाउ करता है। 100% क्यों, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में मैंने बताया था 1/5 आपको अलाउ करता है ना, लेकिन आपको आफ्टर कंस्ट्रक्शन आपको कितना, पोस्ट कंस्ट्रक्शन 100% आपको अलाउ करेगा, ठीक है। सेल्फ ऑक्यूपाइड इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल व्हेन लोन इज टेकन फॉर रिपेयर, रेन्यूअल और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, मैक्सिमम 30,000 रिडक्शन मिलेगा। अगर लोन लिए हैं हम लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी के केस में, और लोन 1 अप्रैल 1999 से है कि पहले तक का है 30,000, और लोन अगर लिए 1 अप्रैल 1999 का बाद के लिए, तो उस केस में कितना होगा, मैक्सिमम 2 लाख।
और उसमें कितना हम लोग को मिलेगा, सर्टिफिकेट फ्रॉम लेंडर स्पेसिफाइंग इंटरेस्ट पेबल, सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन देना पड़ेगा, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीटनेस, ठीक है। 30,000 और 2 लाख का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए। ये स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 सारा हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। और कुछ मोटा मोटी कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं जो बचा रह गया अपना। बहुत मज़ेदार चैप्टर है, आप न्यूमेरिकल जरूर सॉल्व करना। ये वाला वीडियो देख लेने के बाद 2 से 3 घंटा आप इन्वेस्ट करोगे, आपका सारा सम्स भी बन जाएगा अच्छे से। देखो, इनएडमिसिबल डिडक्शन हमने बात कर चुका है, जो अगर टीडीएस काटना भूल गए तो सरकार भी आपसे बदला लेगा और आपको डिडक्शंस नहीं देगा। प्रोविजन फॉर एरियर्स ऑफ, ये तो डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। जो बाद में अनरियलाइज्ड रेंट मिलता है तो उसको हम लोग टैक्सेबल मानेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम को ओन्ड प्रॉपर्टी, को ओनरशिप वाला प्रॉपर्टी। हाँ देखो, मैंने एओपी वाला बताया था ना, जो अगर वो शेयर्स आर डेफिनिट एंड असर्टेनेबल, अगर शेयर्स डेफिनिट और असर्टेनेबल है, मिस्टर ए और मिस्टर बी का, वो लोग का शेयर डिफाइन है, 50% 50% या 1/4 2/3 इस शेयर में बांटेंगे, तो उस केस में हम लोग उसको जो है सो दोनों को बेनिफिट क्या देंगे, एनएवी नील मान लेंगे। और उन लोग को सेपरेट हम लोग इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल सेक्शन 24A का भी डिडक्शंस मिलेगा उसको, ठीक है। लेकिन उनका जो है ना, सो वो टैक्स प्लानिंग कर रहे हैं, अगर मान के चलो वो टैक्स प्लानिंग कर रहा है और वो अपना शेयर डेफिनेट नहीं रखा है, तो उस केस में हम लोग क्या मानेंगे उसको, एओपी बीओआई, और उसको डिडक्शंस हम लोग नहीं प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। देखो वही चीज़ लिखा हुआ, कैन नॉट बी टैक्स्ड एज इनकम ऑफ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन। और कुछ बच गया है क्या? ये वाला केस डीम्ड ओनरशिप का, जो जिसको मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किया था, सेक्शन 27, 5 केस में ट्रांसफर टू स्पाउस, मतलब वो अपने बीवी को ट्रांसफ़र किया प्रॉपर्टी, या बीवी ने हस्बैंड को ट्रांसफ़र किया प्रॉपर्टी टैक्स को बचाने के लिए, टैक्स प्लानिंग करने के लिए, तो उस केस में गवर्नमेंट उसको डीम्ड ओनर मानेगा, जिसका प्रॉपर्टी है उसी को ओनर मान लिया जाएगा। एक्सेप्शन क्या हो सकता है, या उसका डाइवोर्स का केस है, तो उस केस में क्या होगा, डाइवोर्स का केस में मतलब कोर्ट खुद बोला है जो आपको उसको ट्रांसफ़र करना है, तो उस केस में डीम्ड ओनर नहीं मानेंगे, ठीक है। देखो, स्पाउस इन कनेक्शन विद एन अग्रीमेंट टू लीव अपार्ट, मतलब डाइवोर्स का केस। ट्रांसफ़र टू माइनर चाइल्ड, अगर हम माइनर चाइल्ड को, अपने छोटे बच्चे को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ले मुन्ना तेरे नाम पे आज हमने ये लिख दिए, तो इससे क्या कर रहे हैं हम, उस पर टैक्स का लायबिलिटी दे रहे हैं, अपना टैक्स कम कर ले रहे हैं, उसका तो वैसे भी इनकम नहीं है, तो टैक्स को बच्चे प्लानिंग कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट आपको पकड़ लेगी, कान पकड़ के आपको डीम्ड ओनर मान लेगी, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शन इसका क्या हो सकता है, इन केस ऑफ ट्रांसफर टू माइनर मैरिड डॉटर, माइनर है लेकिन वो मैरिड डॉटर है, द ट्रांसफर इज नॉट द डीम्ड, मतलब शादी हो गया है लड़की का, तो उस केस में हम लोग क्या मान लेंगे, उसको डीम्ड ओनर नहीं मानेंगे। Note, where cash is transferred to spouse or minor child and the transferee acquires property out of such cash, and the transferor shall not be treated as deemed owner of the property. However, clubbing provisions would be attractive. अगर हम उसको घर दिया और वो घर बेच दिया, ठीक है, तो घर बेच दिया, तो उस केस में हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं रहेंगे, हम किस में हो जाएंगे, क्लबिंग प्रोविजन में टैक्सेबल रहेंगे। गवर्नमेंट आपको कहीं से भी कान पकड़ेगा, तो आप गवर्नमेंट से ढेर शानपंती नहीं कर सकते हो। थर्ड वन पढ़े हम लोग, होल्डर ऑफ एन इम्पार्शियल स्टेट, इसमें क्या पढ़े, जो The impartial estate is a property which is not legally divisible, मतलब disputed land है, the holder of an impartial estate shall be deemed to be the individual owner of all the properties comprised in the state. जो holder रहेगा वो disputed land का, उसी को हम मान लेंगे deemed owner. Member of a cooperative society बात कर ही चुके हैं। Person in possession of a property, इसमें क्या है, a person who is allowed to take or retain the possession of any building or part thereof. कोई भी पर्सन को जो उसको अलाउ है, जो वो रिटेन रख सकता है उस प्रॉपर्टी को या बिल्डिंग को, तो उसको हम लोग क्या मानेंगे, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में उसको हम लोग मान लेंगे डीम्ड ओनर। पर्सन हैविंग राइट इन प्रॉपर्टी फॉर पीरियड नॉट लेस देन 12 ईयर्स, मतलब वही लेसर और लेसी वाला कंसेप्ट, अगर 12 साल से ज़्यादा रह रहे हैं तो उसको हम डीम्ड ओनर मान लेंगे। एक्सेप्शन इसका क्या होगा, इन केस द पर्सन एक्वायरिंग एनी राइट्स बाय वे ऑफ लीज फ्रॉम मंथ टू मंथ और फ्रॉम पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, सच पर्सन विल नॉट बी द डीम्ड टू बी द ओनर। मतलब उसको एक, आपने पढ़ा होगा ना जो डीड आज के 11 मंथ्स का जो अभी चल रहा है, मतलब आपको भाड़ा पे देगा, रखेगा, 11 मंथ्स का अग्रीमेंट बनाता है, तो आपको 11 महीना कर करके मान चलो 12 साल तक हो गया, तो उस केस में आपको डीम्ड ओनर नहीं माना जाएगा। डीम्ड ओनर कब माना जाएगा, जो 12 साल लगातार आप लेजर और लीज पे लिए हुए घर, ठीक है।
ये सब तो ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग। पूरा एक्सॉस्टिव रिवीजन हमने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का कर लिया है, एकदम एक्सॉस्टिव, कुछ भी नहीं छोड़ा मैंने, कुछ भी नहीं छोड़ा, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा। अब बस आप जाओ, ये वीडियो को देखो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और 2.5 से 3 घंटा आप इन्वेस्ट करो, ये चैप्टर आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। सारा का सारा जितना भी कॉन्सेप्ट है, मैंने सारा का सारा कॉन्सेप्ट डिस्कस करके रख लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर ले, ऐसा बहुत सारा क्वालिटी कंटेंट आपको दिखने को मिलेगा इस चैनल से, तो चैनल में बने रहे और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, सारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम फटाफट आपको मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट करना जो आपको कैसा लग रहा है वीडियो, और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, नया नया वीडियो, उस पर मैं ज़रूर ट्राई करूँगा, वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करूँगा। और मैं इस डेटी का भी अभी जो है सेशन में स्टार्ट कर रहा हूँ, कुछ कुछ चैप्टर का मैं रिवीजन वीडियो ऐसे ही डालते जाऊँगा। और देखो, आपने वीडियो अगर एंड तक देखा होगा, अब यहाँ तक अगर आप आ चुके होंगे तो आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गया होगा, जो मैंने सारा का सारा कॉन्सेप्ट जब आप पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा मैंने एक भी कॉन्सेप्ट शायद नहीं छोड़ा, सारा का सारा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया है। ठीक है, जितना कॉन्सेप्ट रिवीजन में हो सकता है, जितना एग्जॉस्टिव रिवीजन, एकदम सिर्फ रिवीजन मतलब रटाना नहीं है, सब छा के जितना भी रिवीजन में करवा सकता था उतना रिवीजन मैंने करवाया है। ठीक है, ऐसे ही आपको चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ऐसे ही आपको बहुत सारे वीडियो मिलने वाले हैं। सब्सक्राइब करें, कमेंट करके अपना व्यू जरूर बताएं और लाइक करें, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं आगे और भी वीडियो बना सकूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।